तुम में से मोस्टली लोगों को आज भी यही लगता होगा ना कि बैंड ऑफ द हॉक्स के लोग ग्रिफिथ को सिर्फ इसलिए फॉलो करते थे क्योंकि वो एक बहुत ही सच्चा और महान लीडर था। लेकिन आज मैं तुम्हारे इस इल्यूजन को पूरी तरह से तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हो सकता है कि ग्रिफिथ देखने में एक सच्चा और महान लीडर लगता हो, लेकिन असल में वो एनिमे के इतिहास के सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स में से एक था। और उसने अपनी सेना किसी वफादारी या पैसे के दम पर नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाई थी, जिसकी मदद से अगर तुम चाहो तो लोगों की आत्मा तक खरीद सकते हो, क्योंकि ये लोगों के अंदर छुपी हुई सबसे गहरी और अनकही चाहतों पर हमला करती है। ये है सिलेक्शन टेक्निक नंबर 8, क्रिएट टेम्पटेशंस। और मैं ये बात सीना ठोककर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रिफिथ की आर्मी में ऐसा कोई भी इंसान था ही नहीं जिसके अंदर अपनी खुद की कुछ अनकही ख्वाहिशें ना रही हों। कास्का को ही देख लो, वो एक लाचार लड़की थी जिसे उसके ही घर वालों ने चंद पैसों के लिए बेच दिया था। उसके अंदर खुद को बचाने और जालिम दुनिया से लड़ने की एक आग थी, लेकिन अफसोस वो मौका उसे कभी मिला ही नहीं। मगर एक दिन जब एक जालिम नोबलमैन उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त ग्रिफिथ वहां पहुंच गया। लेकिन उसने उसे बचाने के बजाय अपनी तलवार कास्का के कदमों में फेंक कर उसे खुद अपनी आज़ादी छीन लेने का हुक्म दिया। और उस दिन ग्रिफिथ ने कास्का को सिर्फ तलवार नहीं दी, बल्कि उसका बरसों पुराना सपना पूरा होने की एक उम्मीद दी। और उस एक उम्मीद ने कास्का को जिंदगी भर के लिए ग्रिफिथ का गुलाम बनाकर रख दिया। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, कास्का ने तो तलवार सिर्फ इसलिए पकड़ी थी क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए थी, मगर गट्स वो तो ऑलरेडी आज़ाद था। उसके बाद भी ग्रिफिथ का जाल उस पर बड़ी आसानी से काम कर गया, क्योंकि ग्रिफिथ से मिलने से पहले वो सिर्फ एक आवारा कुत्ते की तरह था जो सिर्फ कल तक जिंदा रहने के लिए अपनी तलवार चलाता था। दिखने में तो वो एक इनविंसिबल मर्सनरी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से बस एक टूटा हुआ इंसान था जिसे सबसे ज़्यादा धोखा उसके अपनों ने ही दिया था। और इसीलिए सबसे ताकतवर दुश्मन को हराने के बाद भी वो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता था, क्योंकि उस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसे उसकी फिक्र या फिर ज़रूरत हो। लेकिन ग्रिफिथ वो पहला इंसान बना जिसने उसे ये महसूस करवाया था कि उस दुनिया में किसी को तो उसकी ज़रूरत थी। ग्रिफिथ ने उसे वो बिलोंगिंग और पर्पस दिया जिसके लिए वो बरसों से तड़प रहा था। और उस दिन के बाद गट्स ने अपनी तलवार और अपनी आत्मा दोनों खुशी खुशी ग्रिफिथ के नाम कर दी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टेक्निक का असर कुछ ऐसा ही होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे नहीं बल्कि अपनी ही ख्वाहिशों के आगे झुक रहे हैं, और इसीलिए वो अपना सब कुछ खुशी खुशी तुम्हारे आगे सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तुम्हें ग्रिफिथ की तरह लोगों को पढ़ना सीखना होगा। उन्हें ऑब्जर्व करो और ये पता लगाओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा तड़प रहे हैं। फिर चाहे वो प्यार हो, वैलिडेशन हो, केयर हो, या फिर अपनी बोरिंग ज़िंदगी में कोई नया एडवेंचर। और एक बार जब तुम्हें उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत पता चल जाए तो तुम उन्हें बस उस चीज़ की एक हल्की सी झलक दिखाओ और उन्हें विश्वास दिलाओ कि जिस चीज़ की भूख उन्हें है वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, क्योंकि उसे देखकर वो बड़ी ही आसानी से अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर देंगे। फिर भले वो इस इल्यूजन में ही क्यों ना जीते रहें कि कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन असली स्ट्रिंग्स हमेशा तुम खींच रहे होगे। मगर एक बात याद रखना, स्ट्रिंग्स खींचकर तुम लोगों को कंट्रोल तो कर सकते हो, पर अगर तुम चाहते हो कि लोग पूरी तरह से तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाएं, तो तुम्हें उनके दिमाग को एक ऐसी उलझन में रखना होगा जहां वो सारा दिन बस ये सोचने में निकाल दें कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा, और लोगों को इस खतरनाक उलझन में डालने का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट तुम्हें देगी सिलेक्शन टेक्निक नंबर 9, कीप देम इन सस्पेंस, जिसे सिखाने के लिए आएगा एनिमे की दुनिया का सबसे क्योटिक और अनप्रिडिक्टेबल सेड्यूसर। तो अगर तुम इसका नाम जानते हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अगली सेडक्शन टेक्निक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई अनप्रिडिक्टेबल टेक्निक के साथ।